आमतौर पर खूनी धुआं किसी के पास मौजूद बेशकीमती खजाने को भी अपनी तरफ खींच लेता था। अगर इस टेक्निक का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये इस्तेमाल करने वाले की सारी ताकत वापस लौटा सकता था और उसके ज्यादातर घाव भर जाते थे। इसकी ताकत का मुकाबला 5वें लेवल के जादूगर भी नहीं कर सकते थे। हालांकि टेक्निक शुरू होने के बाद अगर खूनी धुएं का थोड़ा सा भी भाग वापस ना पाए तो इस्तेमाल करने वाले को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद ही साबित होता था। जिगोलो ने इस टेक्निक का इस्तेमाल तिलिस्म के तौर पर किया था, जिसके कारण इसकी ताकत कम होना आम बात थी। अरे, रक्त चोरी टेक्निक कमाल है, बाबा बैरागी ने मुस्कुराकर कहा। बाबा बैरागी अपनी ताकत के चरम पर था और उसका पूरे ढंग से इस्तेमाल रक्त चोरी टेक्निक के इस तिलिस्म को आसानी से खत्म कर सकता था। हालांकि अभी बाबा बैरागी का ऐसा करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि वसीम पहले ही आगे बढ़ चुका था। वसीम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में कुछ बनाया। अचानक ही दुनिया बदल गई। सब कुछ एक बड़े से रेगिस्तान में बदल गया, जहां न तो कोई इंसान था न ही कोई पौधा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत थी। जिगोलो रक्त चोरी टेक्निक के कारण खूनी धुएं में बढ़ चुका था, लेकिन चाहे वो कहीं भी उड़ जाए, वो रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद टेक्निक खत्म हो चुकी थी। जिगोलो वापस अपने असली रूप में आ गया था। वो थका हुआ लग रहा था। टेक्निक तिलिस्म में होने के बावजूद भी जिगोलो की बहुत ताकत इस्तेमाल हो गई थी। जिगोलो ने राज का पीछा करने में भी काफी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। इस कारण उसके पास सिर्फ 10% ताकत रह गई थी। जिगोलो का मुकाबला 6वें लेवल के जादूगर से था, इसलिए अपने असली रूप में आने के बाद उसने खुद को ध्यान से देखा। वो देखना चाहता था कि आखिर कितना खूनी धुआं खो दिया था। हालांकि जिगोलो की पूरी मेहनत मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। अगर उसे पहले पता होता कि उसका सामना इतने ताकतवर जादूगर से होने वाला है, तो वो कभी भी राज पर इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचता। इसकी बजाय वो राज को सीधा मार ही देता। अब जिगोलो को इस बारे में सोचकर ही डर लग रहा था कि राज के साथ 6वें लेवल का एक जादूगर था। हालांकि खुद को ध्यान से देखने के बाद जिगोलो के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी आ गई। उसने खूनी धुएं का एक कतरा भी नहीं खोया था। उसकी ताकत इस्तेमाल होने के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यहाँ तक कि जिगोलो अपने साथ जो सामान रखे था, उसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या उस जादूगर को पता था कि वो इस टेक्निक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? बस इसीलिए उसने खुद को रोक लिया। आज मेरी किस्मत अच्छी है। इसका मतलब कि वो जादूगर भी इतना ताकतवर नहीं है, जिगोलो ने मनी मन सोचा। जिगोलो ने ठान लिया कि वो इस टेक्निक को और भी बेहतर ढंग से सीखकर इसे और बेहतर बना लेगा। सब कुछ जांच परखने के बाद जिगोलो ने चारों तरफ देखा। मैं रेगिस्तान पर पहुंच गया। क्या मैं इतनी दूर तक उड़ गया था? जिगोलो ने मनी मन सोचा। उसे लग रहा था कि अब सबसे पहले उसे नजदीकी असीम शैतानी कबीले की शाखा को ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे दाल में कुछ काला समझ आया। ये रेगिस्तान, ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मैंने आखिर इसे पहले कब देखा था? जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। यहाँ न तो कोई व्यक्ति है, न ही कोई पौधा, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा छाया है। रुको जरा, मैंने इस जगह को देखा है। कुछ दिन पहले जब मैंने लकड़ी के पुतले का इस्तेमाल जूनियर को मारने के लिए किया था, तब मुझे इसी जगह का एहसास हुआ था। यहाँ कहीं हरे चोंगे में एक लड़का होना चाहिए जिसने मेरे पुतले को मारा था। ये वही रेगिस्तान होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया? क्या मैं भागने में कामयाब नहीं हुआ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रक्त चोरी टेक्निक तो सबसे बढ़कर है ना? जिगोलो ने परेशान होकर सोचा। लेकिन इतने में ही रेगिस्तान धीरे धीरे गायब होने लगा। आखिर ये क्या हो रहा है? जिगोलो ने सोचा, और जब तक उसे कुछ भी ठीक से समझ आ पाता, वो अपनी असली जगह पर वापस आ चुका था। ये वही जगह थी जहां वो रक्त चोरी टेक्निक इस्तेमाल करने के पहले खड़ा था। आमतौर पर रक्त चोरी टेक्निक के इस्तेमाल से कोई भी पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर जा सकता था, लेकिन जिगोलो बस 2 सेंटीमीटर खिसक पाया था। जिगोलो के चेहरे पर मौत छाई हुई थी। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता था, वसीम ने कहा। अचानक ही जिगोलो के सामने कोहरे से एक सुंदर चेहरा आ गया। उसी के साथ राज भी था और दोनों हवा में उड़ रहे थे। तुरंत ही जिगोलो को समझ आ गया कि उसे भ्रम वास्तविकता में भेज दिया गया था। 7वें लेवल का जादूगर? जिगोलो की आंखें फटी की फटी रह गई।
तुम्हारी तो पारखी नजरें हैं, वसीम ने मुस्कुरा कर कहा। जब जिगोलो ने अपनी ही बात की पुष्टि सुनी तो वो अंदर ही अंदर मर गया। राज, इसका क्या करना है? वसीम ने पूछा। क्या तुम्हें हाइग्रीव ने यहां भेजा है? राज ने नींद से जागकर कहा। तुम्हें क्या लगता है कि हाइग्रीव जैसा कोई भी मुझे आदेश दे सकता है? जिगोलो ने गुस्से में कहा। वसीम के सामने खड़े होने के बावजूद भी जिगोलो के गुस्से का कोई तोड़ नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि तुम्हारा तरीका हाइग्रीव से काफी अलग है। लगता है तुम अपने लिए खूनी क्रिस्टल चुराने आए हो, राज ने जिगोलो से कहा और मुड़कर वसीम से बोला, सीनियर, आप इसे गिरफ्त में ले लीजिए। वसीम ने मुस्कुराकर जिगोलो को देखा और उसकी तरफ उंगली दिखाई। तुरंत ही जिगोलो जमीन पर गिर गया और हिल डुल भी नहीं पाया। इसके बाद बाबा बैरागी आगे बढ़ा और उसने जिगोलो को रस्सी से बांध दिया। तुम इसका क्या करोगे? वसीम ने पूछा। मुझे लगता है कि पहाड़ी महारथियों में से किसी खास को इसमें काफी रुचि हो सकती है, राज ने अपना फोन निकालते हुए कहा और एक फोन लगाया। राज, क्या बात है, बताओ। शाही शेर की दूसरी तरफ से आवाज आई। सीनियर, मेरे पास असीम शैतानी कबीले का एक जादूगर है, क्या आपको वो चाहिए? राज ने मुस्कुराकर कहा। असीम शैतानी कबीले से? हाँ, मुझे वो चाहिए। तुम अपना फोन निकाल कर रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। शाही शेर ने हंसकर कहा। सीनियर, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि शाही जूनियर कैसी है? हालांकि राज इतना कह पाता, इससे पहले ही फोन कट चुका था। यह बात तो साफ थी कि शाही शेर काफी बेसब्र था। राज, क्या तुम्हें शाही कबीले की लड़की पसंद आ गई है? वैसे शाही जूनियर खराब पसंद नहीं है। अगर तुम थोड़े और ताकतवर हो जाओ तो तुम्हारी शादी हो सकती है, बाबा बैरागी ने राज के पास आकर चढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शाही जूनियर से बस कुछ समय को ही मिला हूँ। मुझे पता है कि वो बहुत बीमार है और दोस्ती के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी हालत अब कैसी है, राज ने कहा। चिंता मत करो शाही शेर, शाही कबीले का जादूगर है। वो कबीला तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। शाही जूनियर की हालत जल्द ही ठीक हो जाएगी, बाबा बैरागी ने दिलासा देकर कहा। कोहरे से बाहर आकर बाबा बैरागी ने बेहोश हो चुके जिगोलो को एक तरफ फेंक दिया और राज के पास गया। राज, टफी आजकल कैसा है? हाँ, वो अच्छा है। आजकल वो अच्छे मूड में लग रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने कहा। राज बाबा बैरागी को बताना चाहता था कि वो एक गर्लफ्रेंड बना चुका है, लेकिन उसने ऐसा कहना ठीक नहीं समझा और चुप ही रहा। उसने तुम्हें परेशान किया होगा, है ना? बाबा बैरागी ने गहरी सांस लेकर कहा। कभी कभी बाबा बैरागी को लगता था कि उस जैसे सब इंसान ने टफी जैसा कुत्ता क्यों पाला। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। टफी तो मेरी काफी मदद करता है, राज ने हाथ हिलाकर कहा। असल में राज सच कह रहा था। टफी ने वाकई ऐसे कई मौकों पर राज की मदद की थी जहां राज अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। अगर टफी ने अपने बाल न दिए होते तो शायद राज कभी भी हटीला और जिगोलो से अकेला नहीं निपट पाता। ठीक ऐसा ही चेतन के समय भी हुआ था। अगर टफी वहां मौजूद नहीं होता तो शायद राज चेतन से अकेला मुकाबला नहीं कर पाता। तुम्हें इतना भी सभ्य बनने की जरूरत नहीं है राज, मैं टफी को काफी अच्छे से जानता हूँ। चिंता मत करो, ये सब जैसे ही निपट जाता है मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। तब तक तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, बाबा बैरागी ने राज के कंधे को थपथपाकर कहा। शुक्रिया सीनियर, राज के पास इसके अलावा बोलने को और कुछ नहीं था। हाँ, हाल ही में मैंने तुम्हें परी की तस्वीरों को देखने को कहा था ना, क्या तुमने उन्हें देखा? बाबा बैरागी ने धीमी आवाज में पूछा। ऐसा पूछते हुए बाबा बैरागी ने उसके और राज के बीच एक साउंड प्रूफ बैरियर बना लिया। अच्छा हाँ, मैंने परी की एक तस्वीर देखी थी, राज ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। केवल एक? राज का जवाब सुनकर बाबा बैरागी हैरान हो गया। सीनियर वसीम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बाबा बैरागी ने धीमे से पूछा। सीनियर वसीम काफी अच्छे हैं। जैसा कि पहाड़ी महारथियों में सभी ने बताया था कि वो अपने से छोटों का काफी ख्याल रखते हैं। थोड़ा सोचने के बाद राज ने कहा। बाबा बैरागी थोड़ी देर के लिए रुक गया। वो असल में इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें सीनियर आकर्षक लगे? बाबा बैरागी ने दांत पीस कर कहा। हाँ, काफी, राज ने बिना झिझक के जवाब दिया। इतने में ही राज को वो पल याद आ गया जब उसने वसीम की ताकत का नमूना देखा था।
जब सारी दुनिया सफेद और काली हो गई थी और सिर्फ वसीम के पास रंग मौजूद थे। एक पल ऐसा आया था जब मुझे सीनियर वसीम इस दुनिया के सबसे आकर्षक आदमी लगे थे, राज ने आगे कहा। बाबा बैरागी ने राज की आंखों में देखा और साउंड प्रूफ बैरियर हटा दिया। इसके बाद वो राज से करीब 3 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे याद आया कि जब उसने राज को गलती से पहाड़ी महारथियों से जोड़ा था, तब उसने गणित लगाया था। बाबा बैरागी को लगा था कि यह गणित किसी काम का नहीं था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि राज के सोचने का तरीका काफी खतरनाक था। ऐसे में शायद उसे राज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या वसीम को उसकी तलवार वापस मिल पाएगी? आखिर बादल के बाहर आने पर राज पर कौन सा खतरा आने वाला था? राज ने बाबा बैरागी की तरफ देखा, जो अभी अभी उससे 3 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया था। सीनियर, आप अचानक मुझसे दूर जाकर खड़े क्यों हो गए? उसने चिढ़कर पूछा। बाबा बैरागी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सीनियर, क्या आप अभी कुछ बेइज्जती भरा सोच रहे हैं? राज ने पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस थोड़ी बदबू फैला दी थी, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होगा। बाबा बैरागी ने हंसकर कहा। सीनियर, आखिर आप किससे झूठ बोलना चाह रहे हो? आप इतने ताकतवर होकर भी क्या खुद को बदबू फैलाने से नहीं रोक सकते? भले ही मेरी नाक की इंद्रिय अभी तक खुली नहीं है, लेकिन मेरी सूंघने की ताकत आम इंसानों से कहीं बढ़कर है। अगर आपने बदबू फैलाई होती तो बहुत पहले ही मेरी नाक तक वो पहुंच जाती। लगता है सीनियर ने मुझे गलत समझ लिया है। राज ने मन ही मन बाबा बैरागी को कोसा। वो बाबा बैरागी से लंबी बात करने की फिराक में आ चुका था। इतने में वसीम सरदक तलवारधारी लोम हर्षक के सामने जाकर खड़ा हो गया। अभी तक लोम हर्षक अपने ख्यालों से बाहर नहीं आया था। वो अभी भी बेवकूफों की तरह घूर रहा था। शायद उसके ख्याल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसका दिमाग फिर चुका था। ये हो ही नहीं सकता। मैंने उस दौरान जो देखा वो पूरी तरह से भ्रम ही था। अचानक उसने अपना सिर झटकते हुए कहा। जब लोम हर्षक उस गुफा में गया था और उसने उस मूर्ति को बाहर निकालना चाहा था, तब उसे वो मूर्ति जादुई खजाना ही लगी थी, लेकिन असल में वो वसीम था। जब लोम हर्षक आधे रास्ते तक ही मूर्ति को ला पाया था, तभी मूर्ति का आकर्षण बाहर आ गया। अब जब भी लोम हर्षक अपनी आंखें बंद करे या खोले, तो उसे सिर्फ और सिर्फ वही मूर्ति दिखाई देने लगी थी, जिस बात से वो बहुत डर गया था। बस इसी कारण उसने मूर्ति को वापस छोड़ दिया था। इसके बावजूद भी वो उस चेहरे को दिमाग से नहीं निकाल पाया था। करीब 1 साल तक लोम हर्षक के दिमाग में वो चेहरा बैठा रहा था। ये लोम हर्षक के लिए बहुत ही दर्दनाक तजुर्बा था। शुरुआत में तो उसे यही लगा था कि मूर्ति पर किसी तरह का शाप था, वरना उसने इतनी चोरियां की थी और कई तरह के शाप देखे थे, लेकिन ऐसी कोई जादुई चीज वो पहली बार महसूस कर रहा था। हेलो, वसीम ने लोम हर्षक की तरफ हाथ हिलाकर कहा। हेलो सीनियर, लोम हर्षक ने खुद पर काबू करके कहा, लेकिन उसका बाल बहुत टेंशन में था। अरे, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो उल्का तलवार है वो मेरी है। जब मैं मेडिटेशन में था तो तुम मुझसे ये ले गए थे। अब जब मैं बड़ी मुश्किल से मेडिटेशन से बाहर आ पाया हूँ तो मैं इसे वापस हासिल करना चाहता हूँ। वसीम ने प्यार से कहा। जब आप मेडिटेशन कर रहे थे? लोम हर्षक ने वसीम की बात दोहरा कर कहा। हाँ, लगता है तुम मेरी बात काफी अच्छे से समझ गए हो। मैं एक खास टेक्निक की वजह से मूर्ति में बदल गया था। तुमने मुझे बाहर निकालने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में तुम हिम्मत हार कर मुझे वापस वहीं छोड़ आए थे। वसीम ने शांति से कहा। इस समय तक लोम हर्षक को भयानक पसीना आने लगा था, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद लोम हर्षक ने अपने दांत पीसे और उल्का तलवार को ऊपर की तरफ उठाया। इसके बाद वो धीरे धीरे वसीम को वो तलवार देने लगा। वो जानता था कि चाहे ये तलवार वसीम की हो या नहीं, उसे इतने ताकतवर जादूगर को मना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे ये भी लगने लगा था कि ये उल्का तलवार वाकई वसीम की ही थी। अभी लोम हर्षक अपना हाथ पूरी तरह से आगे बढ़ा पाता, इसके पहले ही उल्का तलवार आवाज करती हुई उड़कर वसीम के पास पहुंच गई और वसीम के चक्कर काटने लगी।
जादुई तलवार में भी एक खास तरह की काबिलियत होती थी, वो अपना मालिक पहचान लेती थी। वसीम ने जोर से हंसा और उल्का तलवार को थपथपाया। थोड़ी देर हिलने डुलने के बाद तलवार वसीम की कमर में लटक गई। सीनियर, तो यही उल्का तलवार है ना? अचानक राज ने पूछा। राज ने अपनी पैनी नजरों से पहले ही तलवार पर उल्का तलवार लिखा देख लिया था। ये हमेशा से उल्का तलवार ही थी। मुझे मेरी तलवार वापस मिल गई है। तो अब अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ना हो तो क्या हम वापस चले? वसीम ने मुस्कुराकर कहा। अगर आपको किसी बात की जल्दी ना हो तो क्या हम सीनियर शाही शेर के आने का इंतजार कर सकते हैं? राज ने जवाब दिया। ठीक है। वसीम ने सिर हिलाकर कहा। सीनियर, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? तभी लोमहर्षक ने उलझन में पड़कर पूछा। भले ही वो उलझन में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग जुनून दिखाई दे रहा था। मुझसे? हाँ हाँ, पूछो। वसीम ने मुड़कर सिर हिलाते हुए कहा। सीनियर, आप आदमी के कपड़े पहनने वाली एक औरत हो ना? लोमहर्षक ने अपनी आंखों में उम्मीद भरकर पूछा। ये बात सुनकर बाबा बैरागी ने अपना माथा पीट लिया। लोमहर्षक अकेला नहीं था जिसने ये सवाल वसीम से किया हो, ना ही वो आखिरी था जो ये सवाल वसीम से कर रहा था। जिस हिसाब से वसीम आकर्षक था, किसी को भी लग सकता था कि वो कोई औरत होगा। देखो, अगर तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा लगता है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आदमी के कपड़ों में औरत हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात पर भरोसा होगा? वसीम ने सिर खुजलाते हुए कहा। इस तरह बात करने के लिए मुझे माफ करना, लोमहर्षक ने वसीम के सामने में झुककर कहा। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसता हुआ वहां से चला गया और गायब हो गया। जबकि पॉकेटमार कबीले की सलोनी को तो उसने देखा तक नहीं। सलोनी को लगा कि वो अभी तक गलत आदमी की तरफ थी। राज को ये सब देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई घटिया सा डेली सोप देख रहा हो। तुमने ये देखा? अगर तुम भी इसकी तरह नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हें पंखुड़ी या शाही जूनियर के बारे में सोचना चाहिए और परी की तस्वीरें देखते रहना चाहिए। इसके अलावा दिन में सपने मत देखना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सीनियर वसीम आदमी के कपड़े पहनने वाली औरत हो। तुम्हें ये ख्याल दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। बाबा बैरागी ने राज को पकड़कर खास टेक्निक का इस्तेमाल करके कहा। सीनियर, राज की हंसी छूट गई, लेकिन ये हंसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करके नहीं हंसी गई थी। लेकिन जब राज ने वसीम की सुंदरता की तारीफ की थी, वो पूरी तरह से अलग मायनों में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वसीम आदमी के कपड़ों में औरत है। वो हमेशा से वसीम को सुंदर आदमी की तरह ही देखता आ रहा था। लगे रहो, बाबा बैरागी ने राज से कहा। इसके बाद वो एक तरफ जाकर बादल के 5 अंगुल पर्वत बंदिश टेक्निक से बाहर आने का इंतजार करने लगा। बादल को बाहर की हलचल की खबर ना हो पाए, इसके लिए बाबा बैरागी ने पहले ही उसके चारों तरफ कोहरा बढ़ाकर उसे साउंड प्रूफ कर दिया था। बादल अपनी दुनिया में अकेला था। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि बाहर अभी अभी क्या हुआ था। वो अभी सिर्फ और सिर्फ बाबा बैरागी की बंदिश से बाहर आने में लगा हुआ था। अब बाबा बैरागी ये देखना चाहते थे कि बादल बंदिश से कैसे बाहर आने वाला था। बाबा बैरागी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था। राज, तुम्हारे ऋषिकेश का सफर कैसा रहा? तुम इस असीम शैतानी कबीले के मामले में कैसे फंस गए? वसीम ने राज की तरफ हाथ हिलाकर कहा। अच्छा, ऋषिकेश का सफर? वो तो बहुत बढ़िया रहा और किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आई, राज ने हंसते हुए कहा और पिछले कुछ समय की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। भूतों से सामना होने से लेकर भूत राजों को मारने और सीनियर संता के ऋषिकेश आने से लेकर रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने की जड़ी बूटियां हासिल करने तक, सबसे आखिर में हटीला और जिगोलो से सामना होना, राज ने वसीम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद राज जिगोलो की तरफ देखने लगा। अभी तक के ऋषिकेश के सफर में राज को बस यही अफसोस था कि वो असीम शैतानी कबीले के चेतन की कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाया था। लेकिन अब जब जिगोलो उसके पास था तो शायद जानकारी जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। शायद सीनियर वसीम ने मुझे लिस्ट में जो दुआ दी थी उसने अपनी आखिरी बाजी खेली थी, राज ने मनी मन सोचा। तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है, तुम्हें इतनी जल्दी रक्त और कुंडलिनी की गोली बनाने का सामान भी मिल गया।
वसीम ने हंसकर कहा, क्या राज ने वसीम से उसकी किस्मत का कुछ हिस्सा ले लिया है? राज का ऋषिकेश का सफर काफी अजीब किस्मत से भरा रहा। यह बिल्कुल वसीम की किस्मत जैसा ही था। बाबा बैरागी ने राज को देखकर सोचा, राज, अब तुम नाक की इंद्री खोलने वाले हो तो तुम्हें रक्त और कुंडलिनी की गोलियों की जरूरत पड़ने वाली है। तब भी मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें करीब 1 साल तो लगी जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत यहाँ भी कोई कमाल जरूर दिखाएगी, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो, वसीम ने सोचकर कहा। लेकिन तभी राज अपनी जगह पर उछला ताकि वसीम अपनी बात पूरी ना कर पाए। राज को समझ आ चुका था कि वसीम की दुआ भी अपने आप में एक बड़ा हथियार थी। वसीम की लिस्ट में लिखी हुई दुआ ने राज का काम तो पूरा करवा दिया था, लेकिन उसका मुकाबला 4थे लेवल के 2 जादूगरों से भी हुआ था, जिससे उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में अगर वसीम सीधा राज को कोई दुआ दे देता तो क्या होता, ये कोई नहीं जानता था। हाँ, मुझे याद है कि कई सालों पहले एक जादूगर हुआ करता था जो किसी अजीब चट्टान से टकरा गया था। वो शायद अंतरिक्ष की चट्टान थी। वो बहुत ज्यादा रहस्यमय थी। उसमें कई ऐसी ताकत थी जो ना तो आत्मीय शक्ति में बदलती थी और ना ही सीधे तौर पर जादूगर के काम आती थी, लेकिन उससे इंद्रियां खोलने में मदद मिल सकती थी। अगर मुझे ठीक ढंग से याद है तो उस चट्टान से जादुई दुनिया में हलचल मच गई थी। राज कुछ भी कर पाता इसके पहले ही वसीम ने अपनी बात पूरी कर ली। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। जादुई दुनिया के लोग उसे जागरण पत्थर कहते थे। जिसे भी उसका फायदा लेना होता था उसे बस उसके बाजू में बैठना पड़ता था। पहले लेवल का कोई भी जादूगर उसके बगल से निकलकर भी अपनी इंद्रियां खोल सकता था। इसमें नाकामयाब होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन दुख ये है कि उसकी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता। अभी वो किसके पास है ये भी बहुत बड़ी गुत्थी है। बाबा बैरागी ने कहा, राज, अगर तुम्हें वो पत्थर मिल गया तो तुम करीब 4 सालों में ही अपनी बची हुई नाक, कान और मुंह की इंद्री खोलकर सिद्ध चक्र हासिल करते हुए जादूगरी के दूसरे लेवल पर पहुंच जाओगे। वसीम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी है। राज ने नकारते हुए कहा। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो चट्टान कोई बहुत ही खास खजाने की तरह थी जो कि अंतरिक्ष से आई थी। उम्मीद है कि इस बार वसीम की दुआएं काम नहीं आने वाली, वरना आने वाले समय में मुझे बहुत संभल कर रहने की जरूरत पड़ सकती है। अगर मैंने जरा सी लापरवाही दिखाई तो शायद मेरी मौत भी हो सकती है, राज ने सोचा। अभी जब तीनों बातें कर रहे थे तभी बादल की बंदिश में हलचल हुई। बाबा बैरागी की 5 अंगुल पर्वत बंदिश टेक्निक हिल रही थी। तभी किसी ने उसे तोड़ा और बाहर आया। आखिरकार मैं बंधन तोड़कर बाहर ही आ गया, बादल ने हंसते हुए कहा। इसे देखकर बाबा बैरागी भी जोर जोर से हंसने लगा। क्या राज को जागरण पत्थर मिल पाएगा? क्या बादल भी कोई नई मुसीबत लेकर राज के सामने आएगा?